चलिए, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ये दूसरी हेडिंग है। तो इसमें क्या होता है, माना कोई द्विध्रुव जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2 है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु कैपिटल P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने जैसे यहाँ फिगर बना दिया कि माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना हुआ एक द्विध्रुव है, इसके बीच की दूरी 2 है, तो आधी दूरी यहाँ से यहाँ तक A हो गई और ये आधी दूरी A हो गई। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में स्मॉल आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु कैपिटल P है और इसी बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो क्या हुआ, ये वाला जहाँ तीव्रता निकालनी होती है वहाँ पर एकांक धनावेश की कल्पना करते हैं, तो ये माइनस है, और अगर यहाँ धन आवेश रखेंगे तो ये E1 ये इसको आकर्षित करेगा। मान लेते हैं इस बिंदु से यहाँ आकर्षण हुआ E1 से, और ये धन आवेश है और यहाँ भी धन आवेश रखेंगे तो यह E2 से इधर प्रतिकर्षित करेगा। तो देखिए अब इस पर क्या हुआ, इस पर दो तीव्रताएं E1 इस दिशा में, E2 इस दिशा में है। हमने इसके आधार द्विध्रुव के समांतर एक रेखा खींच दिया। अब क्या हुआ कि अगर ये रेखा खींच दिया इसके समांतर, तो ये देखिए ये कोण और ये कोण संगत कोण कहलाएंगे। और देखिए ये जो जेड की आकृति बन रही है, ये वाले ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होंगे। फिर क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग त्रिज्या आवेश का वियोजन करते हैं। E1 का देखिए, E1 का अगर कोण की दिशा में ले आएंगे, E1 का एक कम E2 अगर कोण की दिशा में ले आएंगे तो चलिए इधर देखिए, E1 का अगर E1 इधर है, इसको हम कोण की दिशा में ले जाएंगे, E1 cos थीटा बनेगा, जैसा कि हमने लिख दिया। और E1 का एक कंपोनेंट अगर इधर कोण नहीं इधर ले आएंगे तो इधर आएगा, तो E2 sin थीटा बनेगा। अब E2 का देखिए, E2 को अगर हम कोण की दिशा में ले आएंगे तो E2 cos थीटा बनेगा, इधर कोण तो है नहीं, इधर ले आएंगे तो E2 sin थीटा बनेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ये दूरी आवेशों की दूरी, दोनों आवेशों की दूरी बिंदु P से बराबर है, इसलिए जो तीव्रताएं E1 और E2 होंगी उनके मान भी आपस में बराबर होंगे। तो बराबर सदिश अगर देखिए ये E1 cos थीटा इधर है और E1 sin थीटा इधर है, E2 sin थीटा इधर है, दोनों बराबर तीव्रता है और विपरीत है, तो इस दशा में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसको और इसको ये हम लोग तीव्रताएं कैंसिल कर देंगे, तो देखेंगे क्या इस दिशा में जो तीव्रता बचेगी दोनों एक ही दिशा में है, और एक ही दिशा में सदिश होते हैं तो उनको सीधे सीधे जोड़ देते हैं। तो इस दिशा में चलिए देखिए, पहले तो हम देखते क्या हैं, देखते हैं भाई अच्छा दूरियाँ तो बराबर हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 बराबर 1/4π क्यू बटे आर, दूरी का स्क्वायर, दूरी क्या है √r² प्लस स्क्वायर, दूरी है, दूरी का स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर हो गया। तो E1 बराबर 1/4π क्यू बटे स्क्वायर तो भाग गया रूट से, तो E1 बराबर 1/4π क्यू बटे r² प्लस स्क्वायर, समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो तीव्रता निकालेंगे E2 बराबर 1/4π क्यू बटे r² प्लस स्क्वायर रूट में इसका होल स्क्वायर। तो फिर क्या होगा, E2 बराबर स्क्वायर रूट हटा देगा, तो E2 बराबर 1/4π क्यू बटे r² प्लस स्क्वायर, समीकरण 2। यदि बिंदु पर परिणामी तीव्रता E हो तो E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अभी हमने बताया कि यहाँ पर अगर परिणामी तीव्रता की बात करेंगे तो ये दोनों एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे, और ये दोनों विपरीत दिशा में है और बराबर है, जब घटेंगे, घटने के बाद ये दोनों, इसका कोई परिणामी होगा नहीं, जो होगा ये दोनों का एक ही दिशा में हो। जैसे हम कह दें कि मान लीजिए ये 10 न्यूटन का कोई 10 किलोग्राम का पिंड है, हम कह रहे हैं कि 5 न्यूटन इधर लगा है और इसी दिशा में 8 न्यूटन और लग गया। 5 न्यूटन और 8 न्यूटन एक ही दिशा में अगर 10 किलोग्राम के पिंड पर बल लगे हैं तो इसका परिणामी बल कितना होगा, परिणामी हो जाएगा यह बराबर, एक ही दिशा में जोड़ देंगे 8 5 13 न्यूटन। लेकिन अगर विपरीत दिशा में होते हैं बराबर होते हैं, हम कहते हैं 5 न्यूटन इधर है और 5 न्यूटन इधर है, अगर दोनों बल विपरीत दिशा में होते बराबर होते तो हम कहते हैं यह बराबर 0, इसके परिणामी का मान 0 होता है। जैसा कि यहाँ देखिए ये दोनों विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में बराबर भी है, इनके परिणामी का मान 0 होगा, और ये दोनों एक ही दिशा में होने का इनका परिणामी सीधे सीधे जुड़ जाएगा। तो हमने देखिए यदि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E हो तो E बराबर क्या होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों एक ही दिशा में थे सीधे जुड़ गए। E बराबर E1 का मान रख दिया cos थीटा प्लस E2 का मान रख दिया और cos थीटा लगा दिया, दोनों सेम है तो दोनों सेम जुड़ जाएंगे और डबल हो जाएंगे, जैसा हमने यहाँ कर दिया। E बराबर 1/4π क्यू बटे r² प्लस स्क्वायर cos थीटा 2 डबल हो गया। अब क्या होगा, cos थीटा त्रिभुज PAZ में, देखिए ये त्रिभुज जो बन रहा है ये PAZ, इसमें ये cos थीटा है, ये भी थीटा है, कोई भी एक ले ले, तो अगर लेंगे cos थीटा बराबर आधार हम लोग का क्या होगा A बटे कर्ण क्या होगा √r² प्लस स्क्वायर। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण का मान हम लोग यहीं पे रख दिया। जब रखेंगे तो E बराबर 1/4π क्यू बटे r² प्लस स्क्वायर इंटू cos थीटा की वैल्यू क्या थी, A अपन √r² प्लस स्क्वायर इंटू 2, तो क्या हो जाएगा ये E बराबर 1/4π क्यू बटे r² इंटू 2A अपन देखिए A
आर की तुलना में ए का मान नगण्य होता है तो ए स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। तो ए स्क्वायर जब यहाँ हम छोड़ देंगे, जीरो कर देंगे तो आर स्क्वायर होगा, और ए स्क्वायर यहाँ छोड़ देंगे तो रूट आर स्क्वायर, इसका मान आर ही होगा। तो ये रूट के बाहर आर निकलेगा और आर स्क्वायर से गुणा करेगा तो आर क्यूब बन जाएगा। तो हम लोग का बनेगा ई इक्वल टू 1/4 π/7 p/r क्यूब। ये निरक्षीय स्थिति का फार्मूला है। अब हम लोग का ये मई का लेक्चर खत्म हो गया। अब जो कल गॉस का प्रमेय शुरू करेंगे तो वहाँ से आप अच्छे से देखिएगा। थैंक्स।